नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बैंक की डेटा में। आज की जो हमारी यूपीएसआई जो स्पेशल जो पॉलिटी सीरीज़ चल रही है पीवाईक्यू की, उसमें आपका 7वां चैप्टर है। इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है न्यायपालिका, यानी कि जो भारतीय न्यायपालिका है उसके बारे में हम जानेंगे। उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको जानेंगे। न्यायपालिका में क्या है, आपका सर्वोच्च न्यायालय आता है, फिर उच्चतम न्यायालय आता है, उच्च न्यायालय आता है जो कि हाई कोर्ट कहलाता है, जो राज्य में होता है। सर्वोच्च न्यायालय आपका पूरे भारत देश का होता है, जो कि दिल्ली में स्थित है। ठीक है, सबसे बड़ा न्यायालय होता है। ठीक है, उनसे संबंधित जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, इसके अलावा जिला न्यायालय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको भी हम देखने का कार्य करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में आगरा से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? तो आगरा से आपका स्थानांतरित किया गया था 1869 में आपका इलाहाबाद में। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो जो आपका राज्य उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश को आपके किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो जितने भी राज्यों के आपके उच्च न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, जो आपके हाई कोर्ट हैं उनके जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उनकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपके भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बात की जाए आपकी परामर्श किससे लेता है, तो वो परामर्श उस राज्य के राज्यपाल से लेगा। ठीक है, उस राज्य के राज्यपाल से लेगा, और उस राज्य का जो उच्च न्यायालय होगा, जो हाई कोर्ट होगा, उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी कि चीफ जस्टिस जो होगा, ठीक है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, उससे क्या करेगा, सलाह लेके राष्ट्रपति उसका चयन करेगा। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं, जो आपके उच्च न्यायालय के जो जज होता है, जो हाई कोर्ट का जो जज होता है, न्यायाधीश होता है, उसकी जो अधिकतम आयु कितनी हो सकती है, यानी कि वो कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो वो अधिकतम 62 वर्ष की आयु तक। कब तक? तो 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है वहीं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानून के अंतिम व्याख्याकार कौन होते हैं? तो किसी भी कानून का जो अंतिम व्याख्याकार होगा वो आपका सर्वोच्च न्यायालय होगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोई भी कानून होगा तो उसकी व्याख्या अंतिम तौर पर कौन करेगा? तो आपका सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय की बात कर लें तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो जिक्र है संविधान के अनुच्छेद 124 में इसका जिक्र दिया गया है। आपसे पूछ ले कि कौन सा अनुच्छेद संविधान का सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, तो 124 आपका किससे संबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। बात की जाए आपके पहले मुख्य न्यायाधीश, यानी भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजीआई भारत के फर्स्ट कौन थे? तो आपके थे एच.जे. कानिया। ठीक है, एच.जे. कानिया आपके पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इससे पहले कि जो हाई कोर्ट के जो जजेस की जो मैक्सिमम एज होती है वो कितनी होती है? 62 वर्ष। इसी तरीके से आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की होती है वो अधिकतम आयु 65 वर्ष होती है। ठीक है, हाई कोर्ट की कितनी बताई थी? तो हाई कोर्ट की जो मैक्सिमम बताई थी वो 62 वर्ष, यानी कि हाई कोर्ट का कोई भी जज मैक्सिमम 62 वर्ष की उम्र तक न्यायाधीश रह सकता है, और 65 वर्ष की उम्र तक आपका सुप्रीम कोर्ट का जज है वो न्यायाधीश रह सकता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसमें जजेस की संख्या कितनी है, न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, ये प्रश्न आपका बन जाता है। तो यहाँ पर 1+33 कुल मिलाकर कितने हैं? तो 1+33 यानी कि 34 कुल मिलाकर हैं। ठीक है, एक तो हो जाएगा आपका मुख्य न्यायाधीश और बाकी के जो अन्य जजेस हैं यानी कि अन्य न्यायाधीश हैं वो, तो यानी कि कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं? तो 34 न्यायाधीश हैं आपके सर्वोच्च न्यायालय, जो कि भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है, जिसको कि सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन अधिकार क्षेत्र शक्तियों की प्रक्रियाओं से संबंधित है? ठीक है, तो आपका जो भाग 5 है, ठीक है, भाग 5, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 5 में आपका इसका जिक्र है
और भाग 5 का अध्याय कौन सा है, तो अध्याय आपका चौथा है, ठीक है। भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र, इन सभी चीज़ों का जिक्र दिया गया है, ठीक है। अध्याय 4, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, लैटिन शब्द हेबियस कॉर्पस का अर्थ क्या है, तो हेबियस कॉर्पस का शब्द है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्ति को पेश किया जाना। हेबियस कॉर्पस यानी कि व्यक्ति को शरीर के साथ पेश किया जाना। इसका अर्थ है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि व्यक्ति को पेश किया जाना। मान लीजिए कोई भी कोर्ट है, अगर वो जैसे मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक मूवी थी, इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति की कस्टडी में हत्या हो जाती है, यानी कि उसकी मौत हो जाती है कस्टडी के दौरान। गरीब परिवार से होता है, तो उसकी जो पत्नी होती है वो जाती है, तो उसको फटकार के भगा दिया जाता है वहाँ से। तो फिर उन्हें एक वकील मिलता है जो कि हेबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट मतलब याचिका दायर करता है आपकी उसमें, मतलब वो हाई कोर्ट में अपनी गुहार लगाता है। तो हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है, कौन सी, हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी की जाती है, जिसको हेबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। तो फिर उस पुलिस स्टेशन से कहा जाता है कि आपकी कस्टडी में था, तो उसको सशरीर पेश किया जाए। तो वो व्यक्ति तो मर गया है, उसकी जो बॉडी थी उसको भी उन्होंने कुछ ना कुछ कर दिया था, यानी कि ठिकाने लगा दिया था। तो ऐसी स्थिति में पूरे जो थाना है जो इसमें सम्मिलित होते हैं सभी को सजा दी जाती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो हेबियस कॉर्पस का क्या मतलब है, तो व्यक्ति को पेश किया जाना, सशरीर, ठीक है। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका सरकारी पद के अनधिकार ग्रहण को रोकती है, यानी कि जो सरकारी पद है, तो इसमें आपकी अधिकार परीक्षा, इसको को वारंटो भी कहते हैं। तो अधिकार परीक्षा क्या करती है, तो कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ है, तो उसके अधिकारों और उसकी शक्तियों का परीक्षण करती है अधिकार परीक्षा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, तो मैंने आपको बताया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अधिकतम आयु है वो 62 वर्ष है हाई कोर्ट के जजेस के लिए। इसके साथ ही बात की जाए तो 65 वर्ष किसके लिए है, तो 65 वर्ष है आपकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए। ये दोनों आप याद रखेंगे, ठीक है। बात की जाए इसके अलावा, अगला प्रश्न है, मौत की सज़ा सुनाने के बाद सत्र न्यायालय उक्त मामले को पुष्टि और कार्यान्वयन के लिए किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा, तो जो सत्र न्यायालय है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्च न्यायालय के पास प्रस्तुत करेगा। उससे बड़ा जो कोर्ट है सीधी से जो सत्र न्यायालय जो जिला का कोर्ट होता है उससे बड़ा आपका उच्च न्यायालय है कि जो कि राज्य का कोर्ट होता है, ठीक है। तो वो किसको पेश करेगा, तो हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय को करेगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष स्थापित की गई थी, तो आपकी 1885 में, ठीक है, सॉरी 1862 में, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1862 में आपकी पहली बार जो उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो पहला कौन सा था, तो इसमें कलकत्ता हाई कोर्ट आपका सबसे पहला कहलाता है, ठीक है। कौन सा, कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट आपका पहला उच्च न्यायालय है जिसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। 1861 का अधिनियम था, ठीक है, अधिनियम 1861 का था, लेकिन इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1862 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो पहले न्यायाधीश थे वो सर बॉन्स पीकॉक थे, ठीक है, पीकॉक से आप याद कर सकते हैं। तो कौन थे, सर बॉन्स पीकॉक इसके पहले न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एक डी ऑप्शन यानी कि क्या है, तो आपका जो 129 में कहा गया है कि आपका जो सर्वोच्च न्यायालय है वो एक अभिलेख न्यायालय भी है, यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है। यानी कि इसमें कोई भी आपका अगर ऐसा कोई वाद चलता है और वो आगे चल के हाई कोर्ट के लिए या जिला न्यायालय के लिए एक तरीके के कानून के तौर पर कार्य करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, न्यायिक सक्रियतावाद के संदर्भ में पीआईएल का पूर्ण रूप क्या है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये पीआईएल का पूर्ण रूप है, ठीक है। पीआईएल की बात की जाए तो इसकी शुरुआत जो मानी जाती है वो
वर्ष 1917 के आसपास, 79 के आसपास मानी जाती है। इसके जो जनक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, पीआईएल के जनक के रूप में वो दो न्यायाधीश हैं जिनका नाम आता है। एक है पीएन भगवती, पीएन भगवती, और दूसरे आते हैं आपके कृष्ण अय्यर, ठीक है, कृष्ण अय्यर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो पीआईएल है वो एक तरीके से जो आम जनमानस है उसके लिए एक रामबाण है। मान लीजिए उसको कोई दिक्कत होती है तो वो पीआईएल यानी कि पीआईएल दाखिल कर सकता है न्यायालय में, ठीक है। तो भगवान ही ऐसी चीज़ें ला सकते हैं, तो भगवती और कृष्ण दोनों ही भगवान के नाम से थोड़ा सा याद कर सकते हैं, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ये दोनों ही मुख्य रूप से आपके पीएन भगवती इसके जन्मदाता के रूप में भारत में देखे जाते हैं पीआईएल के, ठीक है। अगला प्रश्न है, परम दायित्व की अवधारणा को किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समझाया गया था, आपको बताना है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो परम दायित्व की जो अवधारणा थी वो एमसी मेहता बनाम भारत संघ का जो आपका केस था उसमें समझाई गई थी। इसमें क्या था, देखिए परम दायित्व क्या है, ये जो एमसी मेहता और ये वाला जो बात था इसमें ओलियम गैस के रिसाव के मामले में के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, तो परम दायित्व बनता है उन कंपनियों का, ठीक है, कि वो ऐसी चीज़ों को होने से बचाएं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें। परम दायित्व की जो अवधारणा है वो इसी एमसी मेहता बनाम भारत संघ के नाम से आई हुई, एमसी मेहता बनाम भारत संघ, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में जनहित याचिका के लिए निम्नलिखित में से किसने नींव रखी। तो जो न्यायिक सक्रियता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो न्यायिक सक्रियता है उसने भारत में जनहित याचिका की नींव रखी। और पीएन भगवती और कृष्ण अय्यर मैंने आपको बता ही दिया था। कृष्ण अय्यर ये आपके इसके संस्थापक के रूप में माने जाते हैं, यानी कि इसके जन्मदाता के तौर पे माने जाते हैं भारत में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु कितनी बताई थी मैंने आपको। तो मैंने बताया था हाई कोर्ट की जो है, हाई कोर्ट में आपकी 62 वर्ष है और सुप्रीम कोर्ट में आपकी 65 वर्ष है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1866 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के बाद भारत में चौथा उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय है, ठीक है, ये भारत का आपका चौथा विश्वविद्यालय है, चौथे नंबर का। बात की जाए सबसे पहला कब किया गया था, तो 1862 में ही आपका सबसे पहला किया गया था, जिसको कि कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट आपका 1862 में, और इसी वर्ष आपके बॉम्बे और मद्रास भी किए गए थे, ठीक है। इसी वर्ष आपके बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट 1862 में ही आपके दो, और आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो 1862 में आपके 3 बनाए गए, ठीक है। पहला कौन सा था, तो सबसे पहला तो मैंने आपको बता ही दिया था कलकत्ता है, फिर आपका बॉम्बे बनता है, ठीक है, और तीसरा बनता है आपका मद्रास, ठीक है। ये आपके 3 सर्वप्रथम थे। इनमें से सबसे पहला था वो आपका कलकत्ता हाई कोर्ट था 1862 में। बाकी के 2 भी 1862 में बने, लेकिन थोड़ा लेट बने। फिर आता है 1866 का समय, जब आपका कौन बनता है, तो 1866 में आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट बनता है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास होता है। तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी अनुपस्थिति में वो ऐसा कर सकता है, ठीक है। बात की जाए आपकी, तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो ये आपकी अनुच्छेद 126 के तहत की जाती है, ठीक है। तो कोई भी न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बन सकता है अनुच्छेद 126 के द्वारा। बनाएगा कौन, तो आपके भारत के जो ऊपर उस समय के राष्ट्रपति होंगे उनके द्वारा ये कार्य किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन को निर्धारित करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संसद के पास ये अधिकार है कि वो इन सभी चीज़ों को
करें। ठीक है, बात की जाए आपका अनुच्छेद 124 में, तो आपका भारतीय जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है उसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 125 में आपका क्या जिक्र किया गया है, तो उनके वेतन वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में कहा गया है अनुच्छेद 125 में। ठीक है, जो कि किसके द्वारा, तो ये आपके संसद के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, और संचित निधि पर भारित होते हैं। 126 तो मैंने बताया ही, कोई भी न्यायाधीश अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसको कार्यवाहक न्यायाधीश कौन बनाएगा, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बनाएगा, तो राष्ट्रपति बनाएगा। ये 3 अनुच्छेद आपको बहुत अच्छे से याद करने। एक और अनुच्छेद है अनुच्छेद 129, जिसमें कि कहा गया है कि जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अभिलेख न्यायालय भी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किस देश में उत्पन्न हुआ और फिर विकसित हुआ। ये आपका जो न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत है, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका विकसित हुआ है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द किसने गढ़ा था, तो ये आपको बताना है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्थर स्लेसिंगर जूनियर ने ये आपका शब्द जड़ा था, जो न्यायिक सक्रियतावाद है। ठीक है, इस बात को, इस न्यायिक सक्रियतावाद के तहत ही आपकी PIL है उसको भारत में उसका जन्म हुआ। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में किस संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल था, ठीक है, ब्रिटिश जो प्रिवी काउंसिल था उसके स्थान पर आपका क्या आया, तो उसके स्थान पर आपका भारत का जो उच्चतम न्यायालय था वो आया। ठीक है, बात की जाए तो ये उच्चतम न्यायालय यानी कि जो न्यायालय का जो है संविधान के भाग 5 में है। मैंने बताया था भाग 5 का अध्याय 4 है। इसके अलावा ये कब स्थापित हुआ, तो ये हुआ था आपका 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को आपका स्थापित हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में भारत में जो उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो 28 है। कितनी है, तो 28 है। सबसे पहला मैंने आपको बताई दिया था, सबसे पहला था आपका कलकत्ता हाईकोर्ट। ठीक है, हाईकोर्ट की बात की जाए तो हाईकोर्ट का जो जिक्र है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, मैं आपको बता दी। सुप्रीम कोर्ट का तो बता दिया। सुप्रीम कोर्ट का मैंने क्या बताया था, सुप्रीम कोर्ट का 124 में कहा गया है। वहीं हाईकोर्ट का जो जिक्र है संविधान के 214 में कहा गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है और हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी करता है। इस बात को आप ध्यान रख लेंगे। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की जो मैक्सिमम आयु है वो कितनी थी, मैंने बताया था 65 वर्ष, और जो हाई कोर्ट के जजेस की जो मैक्सिमम आयु थी वो थी आपकी 62 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भारतीय संसद है उसके पास, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का आपका अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो ये अनुच्छेद 231 में कहा गया है। ठीक है, ये जो शब्द है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का जो अधिकार है। ठीक है, इसका जो जिक्र किया गया है वो अनुच्छेद 231 में किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को कब आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1869 में ये स्थानांतरित की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 35 के अनुसार इलाहाबाद में उच्च न्यायालय उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में आने वाले जिलों पर क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया था, तो 13 जिलों पर हो गया था। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, इसको समझे थोड़ा सा। जब सन 2000 में आपका जब उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल राज्य बटा था, तो जो वर्तमान में उत्तराखंड कहलाता है, ठीक है, उसके जो 13 राज्य बट के वो दूसरे उसमें चले गए थे। ठीक है, उत्तराखंड कर दिया गया था। ठीक है, ये समाप्त हो गया था। अब जब नया राज्य बन गया तो जो उत्तर प्रदेश जो इलाहाबाद में उच्च न्यायालय है उसका सीधी सी बात है, उसका जो कंट्रोल होगा, उसका जो क्षेत्राधिकार होगा वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 13 राज्य बने थे, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की जो स्थापना है वो वर्ष 19
वर्ष 1985 में की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? तो 1985 में की गई थी। भारतीय संसद द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना वर्ष 1985 में की गई। कहाँ पर की गई थी? तो ये दिल्ली में की गई थी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? तो आपका जो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है वो भारत में इस थोड़ा सा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में जो सबसे सर्वोच्च है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, मैंने देखा नहीं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका जो आपका भारतीय संविधान है वो कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था। बात की जाए तो ये लागू कब हुआ था? तो आपका 26 जनवरी 1950 को आपका लागू हुआ था। बात की जाए आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो कब लागू हुआ था, नियमित कब हुआ था? तो 28 जनवरी को हुआ था, यानी कि जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं उसके 2 दिन बाद, 28 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारत से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संभावित संख्या कितनी हो सकती है? तो भारत में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 34 हो सकती है। तो 1 + 33, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जो 1 है वो आपका कौन है? तो 1 आपका मुख्य न्यायाधीश है, बाकी का आपका 33 अन्य न्यायाधीश हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग सभी न्यायिक मामलों में अधिक क्षेत्र वाली एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है? तो ये आप बताइए। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जो आपका न्यायालय का जो जिक्र है वो भारतीय संविधान के भाग 5 में और भाग 5 के जो अध्याय 4 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो 219 अनुच्छेद के तहत वो शपथ दिलाता है। अब देखिए, इसमें अगर राष्ट्रपति होता तो हम राष्ट्रपति लगाते, इस बात को भी ध्यान रखें। बच्चे कहेंगे कि राष्ट्रपति दिलाता है, किसकी सलाह पर? तो मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी सलाह पर और राज्यपाल की सलाह पर। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? तो राज्यपाल लगाएंगे, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति का ही चुना हुआ एक व्यक्ति है, तो उस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य में की जाती है। तो किसके द्वारा, किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और बात की जाए 219 के तहत किसकी की जाती है? तो 219 के तहत जो जिले के जो उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट के जजेस हैं वो राज्यपाल उनको शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष डैश में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो 1950, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्यता के रूप में सूचीबद्ध है? आपको बताना है क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। कम से कम 5 साल के लिए अधिक 5 साल के लिए एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश लगातार रहो, बिल्कुल सही है। किसी उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में कम से कम 10 साल विधिक व्यवसाय किया हो, सही है। एक प्रतिष्ठित कानूनविद राष्ट्रपति की राय में हो, बिल्कुल सही है। यानी कि PQRS आपके सही हो जाएंगे सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपकी चारों, ये जो आपकी हैं ये सभी उसकी योग्यताएँ हैं। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसी में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा? तो जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो भारत राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करेंगे, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, तो कितने होते हैं? ये आपका पुराना क्वेश्चन है, तब आपके वर्तमान की बात करें, वर्तमान में आपके 1 + 33 होते हैं, ठीक है। और कुल मिलाकर कितने बैठते हैं? तो कुल मिलाकर आपके 34 होते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और संविधान जो आपका भारतीय संविधान के किस भाग में आपका न्यायपालिका का जिक्र है? तो आपका भाग 5 में है। उच्चतम न्यायालय किसका? सुप्रीम कोर्ट का, तो भाग 5 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सही है? तो सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता और भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, तो ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या आपका क्यू सही है? तो नहीं, केवल पी के द्वारा राष्ट्रपति ही उसको हटा सकता है और किसी भी तरीके से नहीं उसको हटाया जा सकता, जो ठीक है न्यायाधीश है सर।
अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मैंने आपको बताया था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एच.जे. कानिया। ठीक है, एच.जे. कानिया आपके प्रथम न्यायाधीश थे। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के न्यायाधिकार क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कोलकाता के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है आपका? तो ये कोलकाता के अंतर्गत आता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कोलकाता उच्च न्यायालय। और मैंने आपको बताया था जो कोलकाता उच्च न्यायालय है उसकी जो स्थापना कब हुई थी? तो 1862 में हुई थी। 1862 में आपके 3 बने थे। ठीक है, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, और चौथा बना था 1866 में, कौन सा? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक। अगला प्रश्न है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेश नागरिकों को भारतीय नागरिक माना है? इस बात को आपको बताना, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन, क्योंकि उससे पहले वहाँ पर क्या नहीं था? उससे पहले वहाँ पर उच्च न्यायालय नहीं था, 1971 में ही बना है। अगला प्रश्न है, संविधान के देश के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है, तो किसके तहत रखता है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन के तहत पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है, यानी कि 227 के तहत। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो पूरे देश में जो हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट का जो जिक्र है किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 214 में है। ठीक है, और पूरे देश में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो 25 है। सबसे पुराना कौन सा है? तो कलकत्ता हाई कोर्ट है, जो कि 1862 में बना था। ठीक है, इसके अलावा 226 के 219 के तहत आप ध्यान रखिए, 219 के तहत राज्यपाल क्या करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस को शपथ दिलाता है। इसके अलावा 233 है, 233 में राज्यपाल क्या करता है? 233 में राज्यपाल आपका जो जिला न्यायालय है उनको शपथ दिलाता है। इसके अलावा 226 अनुच्छेद है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके तहत आपका हाई कोर्ट रिट जारी करता है। क्या करता है? तो रिट जारी करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है? तो उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना करता है वो आपका सी ऑप्शन करता है, यानी कि 124, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत आपका उच्चतम न्यायालय का जिक्र किया गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी कि जब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उसके 2 दिन बाद हुई थी। ठीक है, इसमें जो संख्या है जजेस की वो कितनी है? तो 1 + 33 है, कुल मिलाकर 34 बैठती है। एक आपका मुख्य न्यायाधीश हो जाता है बाकी का, और एक 33 जो है वो अन्य न्यायाधीश हो जाते हैं। ठीक है, 124 अनुच्छेद के तहत इसका जिक्र किया गया है। 129 में क्या कहा गया है? तो 129 अनुच्छेद में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा गया है? तो अभिलेख न्यायालय। 125 के तहत क्या कहा गया है? तो 125 के तहत आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके वेतन और भत्तों का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 125 के तहत। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 125 के तहत वेतन और भत्ते सुप्रीम कोर्ट के जजेस के। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार अन्य शर्तों के अतिरिक्त निम्न में से कौन एक शर्त एक व्यक्ति को जिला न्यायाधीश का पात्र होने के लिए आवश्यक है? 7 वर्ष। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो। ठीक है, 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो, तो ये जो शर्त है किसी व्यक्ति को जिला न्यायाधीश का पात्र होने के लिए आवश्यक है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये किस में कहा गया है? तो 233 के तहत कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, न्यायालय के आदेशों को लंबित रहने की स्थिति में पशुधन किसको सौंप दिए जाएंगे? तो कोई व्यक्ति है वो न्यायालय के अधीन है और जब लंबित रहता है मामला तो किसको सौंप दिए जाएंगे? पशुपद जो पशु है, पशुधन आपके, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कांजी हाउस को ये सौंप दिए जाएंगे। ठीक है, और उस दशा में पशुओं को नगर निगम या अन्य संस्थाओं द्वारा जो कांजी हाउस स्थापित होते हैं उनमें उनको रखा जाएगा, जिससे कि उनकी देखभाल हो सके। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने किस केस में गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं? तो किस केस में दिए हैं? तो इसमें आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, डी के बसु केस में आपके गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत आपके दिशा निर्देश दिए हैं। तो किस वर्ष में था ये मामला आपका? तो वर्ष 1997 में ये मामला हाईलाइट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके न्यायपालिका से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे इसमें हमने क्या समझा? देखिए, इसमें हमने 3 भागों में हमने न्यायपालिका को समझा।
3 भागों में हमने न्यायपालिका को समझा। सबसे पहले आ जाता है आपका सुप्रीम कोर्ट जो कि सर्वोच्च है, फिर आता है आपका हाई कोर्ट जो कि दूसरे नंबर पे आता है, फिर आता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है जो कि तीसरे सबसे निचले पायदान पर आता है। 3 पायदानों में हम न्यायपालिका को, भारतीय न्यायपालिका को बांट सकते हैं, जिसका कि जिक्र संविधान के अनुच्छेद 5 में सुप्रीम कोर्ट का और आगे इसी तरीके से जिक्र दिया गया है। हाई कोर्ट का 214 में जिक्र दिया गया है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इससे संबंधित आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी का मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। थोड़ी सी तबीयत डाउन है फिर भी मैंने वीडियो बनाई है। मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।